आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछे गए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के प्रश्नों के उत्तर चित्रों के साथ हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। अब देखिए, अंतिम इकाई है 4 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। इसका पहला 20 नंबर प्रश्न है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है, ये 2014 में भी पूछा था। उत्तर देखिए, औसत अर्थशास्त्र में विशेष महत्वपूर्ण है। औसत का प्रयोग विभिन्न देशों, राज्यों अथवा क्षेत्रों की तुलना करने के लिए किया जाता है। इसको और थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए। हम औसत का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि दो देशों की आर्थिक स्थिति को जानने का यह सबसे अधिक सरल मापदंड है। किसी देश की आय को यदि उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए तो हमें उसकी औसत आय प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार औसत विभिन्न विषयों के बारे में प्राप्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। देखिए, पर्यावरण में गिरावट के एक उदाहरण दीजिए जो अपने आसपास देखे हों। ठीक है, पर्यावरण में गिरावट का कोई ऐसा कारण जो आप अपने आसपास देखे हो। ये 1 नंबर का है प्रश्न। उत्तर देखिए, हमारे क्षेत्र के बहुत से वन उजाड़ दिए गए। ठीक है, उजाड़ दिए गए यानी कि काट दिए गए हैं। वहाँ कारखाना स्थापित कर दिया गया जिसके धुएं से पर्यावरण में गिरावट आ रही है। ठीक है, हवाएं हो गई कम, अब सांस कैसे लोगे। 22 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए, मुद्रा होगा। जब मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर है विनिमय का माध्यम कहा जाता है। ठीक है, देखिए, पैसे से हम लोग कोई भी सामान को खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं आसानी से। ये सोच मोहम्मद बिन तुगलक को आया था। ठीक है, आज से 600 साल पहले। और उस वक्त वो उसने सिक्कों का प्रचलन किया, जो कि सोने का सिक्का, लोग उसका जाली बनाना शुरू किया और उनका खजाना खाली हो गया। ठीक है, उसके बाद कागज़ का नोट आना शुरू हो गया। इससे खजाना खाली होने का कोई डर नहीं रहा। कागज़ का बस उसमें एक वैल्यू दे दिया जाता है, कागज़ का कोई खास मोल नहीं है। तो ये चल रहा है अब तक। अब धीरे धीरे देखिए डिजिटल हो रहा है। इसमें क्या है कि आपका ये कागज़ भी बंद। ठीक है, यानी कि चोरी का भी ज़्यादा कोई डर नहीं रहेगा। हालांकि साइबर क्राइम हो जा रहा है, आपका बैंक से पैसा उड़ा दिया जाता है, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। आप जागरूक होंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई पैसा नहीं ले सकता है। पहले क्या होता था, देखिए, जब ये मुद्रा नहीं होती थी तो लोग वस्तु विनिमय करते थे, यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु सामान को लेते थे, जो कि काफ़ी लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ता था। क्योंकि किसी आदमी को कोई एक वस्तु चाहिए होता था और सामने वाला को वो वस्तु नहीं चाहिए होता था, तो वो लेन देन नहीं कर पाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर। बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। उत्तर 30 शब्दों में दें। ठीक है, देखिए, उत्तर है राशि जमा रखने तथा ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त। ठीक है, ये तो मेन काम हो गया बैंक का कि वो पैसा जमा करता है और लोगों को ऋण देता भी। ठीक है, और ऋण लेके लोग अपना व्यापार या कोई भी काम में उसको लगाते हैं और उसके बदले में बैंक को टैक्स देते हैं, ब्याज देते हैं और बैंक चलता है। ठीक है,
इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे काम हैं, जैसे बैंक अन्य काम भी करते हैं, जैसे सुरक्षा के लिए लोगों से उनके आभूषण इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएं जमा रखना, अपने ग्राहकों के लिए उनके चेकों का संग्रहण करना, व्यापारिक बिलों की कटौती करना, एजेंसी का काम करना, गुप्त रीति से ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेना और देना। ठीक है, कहने का मतलब बैंक को सब कुछ पता होता है कि कौन सा आदमी के पास कितना संपत्ति है। ठीक है, और वहाँ पे हम अपने आभूषणों को भी रख सकते हैं। इसके बदले में हमको कुछ ब्याज देना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं के किन्हीं 3 अधिकारों को बताएं और प्रत्येक पर कुछ पंक्तियां लिखिए। उत्तर 60 से 80 शब्दों में देना है। ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 2011 में भी पूछा गया है। तो उत्तर देखिए, उपभोक्ताओं को वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में जानने का अधिकार होता है। यह अधिकार उपभोक्ताओं को इसलिए दिया गया है ताकि धोखा दिया जाए तो उपभोक्ता अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। खटखटा सकते हैं मतलब आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर फॉर्म में कि आपके साथ धोखाधड़ी या गलत सामान आपको दिया गया है। कोई भी उत्पाद के बारे में सही तथा पूरी जानकारी दिए बिना उसे बेच नहीं सकता है। कहने का मतलब आप कुछ भी सामान लेते हैं, वो कैसे बना है और क्या चीज़ है उसको पूरा जानकारी देना पड़ता है कि उसको खा के आपको कितना नुकसान और कितना फ़ायदा होने वाला है, सारा चीज़ उसमें लिखा रहता है। ठीक है, निर्माता का यह कर्तव्य होता है कि वह उपभोक्ता को उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी दे। आगे, उपभोक्ता आंदोलनों की स्थापना उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत हुई। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी 3 स्तरीय प्रणाली है, जिसे उपभोक्ता अदालतें कहा जाता है। यह अदालतें व्यापारियों तथा निर्माताओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनती है तथा उन्हें आवश्यक सहायता तथा क्षतिपूर्ति प्रदान करती हैं। इन अदालतों को किसी भी शिकायत को 3 महीने में निपटाना होता है। ठीक है, कहने का मतलब आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी होता है, उसको आप शिकायत करते हैं तो वो अदालत उसको 3 महीने के अंदर उसको निपटा देती है। ठीक है, आपको उसका पूरा मुआवजा मिल जाता है। ये अदालत उच्च न्यायालय, जिला अदालतें तथा सर्वोच्च न्यायालय का भार कम कर देती हैं। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख
तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख से 1 करोड़ तक और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी संबंधित मुकदमों को देखती हैं। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। ठीक है, देखिए उपभोक्ता अधिकार सभी को जानना चाहिए। कोई भी सामान जब हम लोग खरीदते हैं तो उस कितना फ़ायदेमंद है, उसका गारंटी, सारा चीज़ हम लोग को जान लेना चाहिए। और अगर उसके हिसाब से वो नहीं चलता है तो उसका शिकायत हम लोग को करना चाहिए और जितना भी खर्च होता है हम लोग को उस पर वो सारा पैसा हम लोग को रिटर्न मिलेगा या उसका मुआवजा जितना होना चाहिए वो हम लोग को मिल जाएगा। अगर दुकानदार समझदार होता है तो वो खुद ही उसको वापस कर देगा, कंपनी उसको वापस ले लेती है, और नहीं लेती है तो उसका शिकायत करना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण भी दीजिए। इसका उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में देना है। ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और 2012 में भी पूछा जा चुका है, 2020 में भी पूछा जा चुका है। उत्तर देखिए, उत्तर देखिए, जीडीपी से हमारा तात्पर्य 3 क्षेत्रकों के उत्पादों के योगफल से है। इसे सकल घरेलू उत्पाद भी कह दिया जाता है। ठीक है, देखिए तृतीयक क्षेत्र क्या, देखिए हम लोग को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधित कार्य आते हैं, कृषि और खनन। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र में क्या है, जहाँ उसको तैयार किया जाता है, फैक्ट्री, ठीक है, से संबंधित कार्य, उद्योग वाले कार्य जो हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और जब उसको बेचा जाता है या सेवाएं दिया जाता है, ठीक है, सरकारी काम होता है, ऑफिस दफ्तर का जो भी काम होता है, ठीक है, या सेवा संबंधित काम जो है, चिकित्सा, शिक्षा, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो आगे देखिए, इस प्रकार वे गतिविधियां जिनके द्वारा चीज़ों के निर्माण की अपेक्षा सेवाओं का निर्माण होता है उसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में विकास प्रक्रिया से ही जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। 1973 से 2003 के 30 वर्षों में जीडीपी की वृद्धि में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% थी। इस प्रकार इस काल में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी भी लगभग 25% थी। इस काल में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कोई 50% थी। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी तृतीयक क्षेत्र से ही हुआ। ठीक है, बाजार से या सेवा से क्षेत्र से। परंतु रोजगार के क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कोई इतनी अधिक न हो सकी। वर्ष 2000 में रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिक
क्षेत्र की हिस्सेदारी 60% थी, द्वितीय क्षेत्र की 18% और तृतीय क्षेत्र की 22%। इस प्रकार रोजगार के क्षेत्र में वर्ष 2000 में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। यहाँ अभी भी कोई 66% के लगभग लोग कार्यरत थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र की जीडीपी में तो हिस्सेदारी बढ़ी है, परंतु रोजगार की क्षेत्र में अभी इतनी नहीं बढ़ी है। इस और भी प्रयत्न जारी है। भविष्य में रोजगार के क्षेत्र में भी तृतीय क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने की संभावना है। ठीक है, देखिए काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं। हर क्षेत्र में रोजगार होगा। सरकारें भी अच्छी आनी चाहिए, उनके पास भी बुद्धि होना चाहिए, तो हर क्षेत्र में वो काम दे सकता है। ठीक है, और लोगों को भी जागरूक बनना पड़ेगा, आपको जागरूक होना होगा, तो आप भी अपना विकास कर सकते हैं और देश का भी विकास होगा उससे। आगे अगला प्रश्न है अथवा में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। उत्तर 60 से 80 शब्दों में उत्तर है, अंतर करना है। देखिए, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में देखिए, पहला, इस क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर ये बीमार पड़ जाते हैं, कुछ दिन तक नहीं भी जाते हैं, तो इनका नौकरी नहीं जाता है। ठीक है, और असंगठित क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में काम करने वाले को रोजगार सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब, अगर यदि वो महीना 2 महीना नहीं जाएंगे तो उनको निकाल भी दिया जाएगा। और देखिए, संगठित क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कर्मचारियों से एक ही काम करने की आशा की जाती है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन इस तरह का माना जाता है कि उनका ये काम है, वही करेंगे। इन्हें समय से अतिरिक्त काम करने पर उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में काम करने वालों को अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है। ये प्राय मजदूर लोग होते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए, संगठित क्षेत्र में फिर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि छुट्टी में भी उनको वेतन मिलता रहता है। और असंगठित क्षेत्र में देखिए, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले को सवेतन अवकाश की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। उन्हें उतने दिनों का वेतन दिया जाता है जितने दिन वे काम करते हैं। ठीक है, काम करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। मैंने काफ़ी परेशानी दिक्कत है इसमें। आगे देखिए, संगठित क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य निधि, सेवा अनुदान, पेंशन, चिकित्सा सुविधा आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, और असंगठित में देखिए, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, यानी कि आप कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी या सरकारी में काम करते हैं तो आपको काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन आप अगर सिंपल एक मजदूर हैं तो आपको इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हालांकि सरकारी योजना के तहत आपको कुछ काफ़ी कुछ दिया जाता है, लेकिन जो बड़ी कंपनी या फिर सरकारी नौकरी में काम करते हैं उनको काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर है, उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में
ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है? स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्तर, कोई भी वित्तीय संस्था चाहे वह सरकारी हो या अर्ध सरकारी, अगर कोई व्यक्ति उससे ऋण लेकर जोखिम भरे कार्य में लगाता है, ठीक है, बैंक से हम लोग ऋण लेते हैं या किसी से भी लेते हैं, और वो जो उधारी पैसा लिए रहते हैं उसको हम लोग जोखिम भरा काम में लगाते हैं, यानी कि हमको उस पर फायदा हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगर यदि नहीं होता है, घाटा हो जाता है, तो उस परिस्थिति में देखिए, और उसमें अगर हानि हो जाए तो उस परिस्थिति में ऋण कर्जदार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में वह ऋण को आसानी से चुका नहीं पाता है। ऋण चुका ना पाने की अवस्था में वह काफ़ी परेशानी भरा जीवन व्यतीत करता है। एक तो वह कर्ज की बोझ से दब जाता है, दूसरी तरफ वह कोई अन्य व्यवसाय या रोजगार कर पाने की स्थिति में अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाता है। ऐसी अवस्था में उससे तथा परिवार के सदस्यों के बीच गरीबी तथा बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी अवस्था में रोजगार की तलाश में परिवार के सदस्यों का पलायन हो जाता है। ठीक है, जब वो कर्ज में डूब जाते हैं तो कहीं बाहर चले जाते हैं ताकि उनको कुछ कमाई हो सके। गांव से शहर की ओर मजदूरों का जाना भी एक कारण यही है कि उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण काफ़ी अभावग्रस्त जिंदगी जीते हैं और उसी को पूरा करने के लिए वो शहर में आते हैं। ऐसा परिवार गरीबी, बेरोजगारी तथा भूखमरी के कगार पर जा पहुंचता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए, जब भी आप कर्ज लेते हैं किसी से भी, बैंक हो या किसी आदमी से भी, तो थोड़ा सोच समझ के लें कि आपको कर्ज लेने के बाद आप वास्तव में उससे फ़ायदा वाला काम में लगा सकेंगे या नहीं। अगर आप फ़ायदा में नहीं लगा पा रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको उस पर ब्याज देना पड़ता है। और ये ब्याज कभी ख़त्म नहीं होता है और इसमें आप जो भी अपना गिरवी रखते हैं वो भी आपका चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 27 नंबर। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? इसका उत्तर 100 से 125 शब्दों के बीच में देना है। ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और यह 2015 की बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। उत्तर देखिए, मेजबान देश के लिए नुकसानदायक बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अविकसित और अल्प विकसित, देखिए अविकसित मतलब एक तरह से गरीब समझ सकते हैं उसको, ठीक है, और अल्प विकसित जो मध्यम वर्गीय है, थोड़ा बहुत अपना विकास किया हुआ है, ठीक है, देशों में धन निवेश करती है। माने इन सब देशों में वो अपना पैसा को लगाता है। ये कंपनियां मेजबान देश के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करती है। अल्प विकसित देशों में से कमाया हुआ लाभ का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्यालय में पहुंच जाता है। देखिए, ऐसा ही कुछ हद तक झारखंड के साथ भी हो रहा है। यहाँ 70% ज़मीन से खनिज संपदा निकलता है और उसका फ़ायदा बहुराष्ट्रीय कंपनियां ले जाती है। यहाँ के लोगों को बस मजदूरी मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता है। आगे देखिए,
स्थानीय उत्पादकों के लिए नुकसानदायक। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। उत्पादित किए हुए उत्पादों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने ब्रांड नाम से बेचती हैं। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति आदि का निर्धारण करने की प्रबल क्षमता होती है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये छोटी जगह से भी सामान खरीद लेती है और उस पर अपना ब्रांड, अपना नाम लगा देती है और उस पर थोड़ा सा चेंजेस लाती है उसको, ठीक है, माने लोगों को देख के आकर्षित हो उस तरह से। हालांकि वही चीज़ रहता है, उसमें बस खाली थोड़ा सा चमक और ला देता है और उसे बेचता है। आगे देखिए, इतिहास ने हमें दिखाया है कि अधिकांश स्थानीय उत्पादक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने असफल हो गए। इसलिए या तो उन्होंने अपनी इकाइयाँ इन कंपनियों को बेच दी अथवा समाप्त हो गए। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी काफ़ी पैसे वाली होती, बड़ी होती है, तो क्या होता है कि जो छोटी कंपनी होती हैं, जो छोटे लोग होते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और जितना वो उत्पादन करते हैं उसके हिसाब से उनको मुनाफा नहीं भी होता है, क्योंकि बड़ी कंपनी क्या होती है कि वो पहले अपना नुकसान करके भी लोगों को कम में देती है। और जस्ट फॉर जियो, या फिर हाँ, आप जियो मोबाइल को ले सकते हैं, सिम। उसमें क्या था कि 1 साल तक वो फ्री दिया डाटा और उसके बाद वो अपना नेट पैक बढ़ाता ही जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से ये बड़ी कंपनियां हैं। बाकी छोटी छोटी कंपनियां जो एयरसेल, टेलीनॉर, ये सब बंद हो चुकी हैं। आगे देखिए, आर्थिक असमानता के लिए नुकसानदायक। आर्थिक असमानता के लक्ष्य के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने ढंग से हानिकारक सिद्ध हुई हैं। देखिए, इसके कारण क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ विशेष क्षेत्र में ही उद्योग स्थापित करने में रुचिकर होती हैं, इसलिए वे क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करते हैं जबकि अन्य क्षेत्र अविकसित रह जाते हैं। ये जो बड़ी कंपनियां, देखिए, कुछ खास जगह, मैंने बड़ी जगहों में जहाँ पे लोग चारों तरफ से पहुँचते हैं, वैसे जगह में ही ये अपना कंपनी लगाते हैं और उस जगह बहुत जल्दी विकास कर जाता है। और गांव जो उसके आसपास का था वो उतना विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि लोग बड़ी कंपनी से ही सामान लेना चाहते हैं। एक सिंपल सा तौर से आज देख सकते हैं आप कि आज कहीं मॉल खुलता है तो लोग मॉल में ही सामान खरीदना पसंद करते हैं और छोटे छोटे दुकान पे लोग उतना नहीं जाते, क्योंकि छोटे दुकान में लोगों को लगता है कि वहाँ पे उसको इतने सारे सामान दिखाया नहीं जा रहा है जितना कि वो मॉल में अपने पसंद से देख के ले लेते हैं। और रेट भी उनको कम ही लगता है, कुछ चीज़ों में ही कुछ ज़्यादा लग जाता है, नहीं तो प्राय मॉल में रेट अच्छा रहता है। क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, ये एक साथ थोक में बहुत ज़्यादा सामान लेके आते हैं, उनको सस्ता पड़ता है और छोटे वाले लोग इतने ज़्यादा सामान अपने एक साथ में नहीं खरीद सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। आगे देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक तनख्वाह तथा सुविधा लाभ देती हैं। इससे श्रमिकों की आमदनी में अंतर और अधिक बढ़ जाता है, जिससे आर्थिक असमानता होती है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपने कर्मचारियों और जो भी मजदूर होता है उसको भी मजदूरी वो ज़्यादा देता है। तो क्या होता है कि छोटी कंपनी वाले हैं या जो साधारण वाले हैं वो लोग उसका बराबरी में पैसा नहीं दे पाते, क्योंकि अगर यदि वो ज़्यादा पैसा देंगे तो उनको फिर से मुनाफा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए भी छोटा जो है वो
दब जाता है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के लिए हानिकारक। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान देशों की आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए हानिकारक सिद्ध हुई हैं। ये देश की राजनीति में हस्तक्षेप करती हैं। अनेक सैन्य विद्रोह के पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हाथ था। ये कंपनियां मेजबान देश में उस राजनीतिक दल को सत्ता में लाने का प्रयत्न करती हैं जिसका रुझान उनके प्रति अनुकूल हो। इस प्रकार मेजबान देश के शासकों के लिए राष्ट्रीय आर्थिक तथा राजनीतिक नीतियों को आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। देखिए, इसमें काफ़ी हद तक सरकार का भी हाथ होता है, क्योंकि उसको भी लालच होता है, और ये कंपनियां सरकार को भी कहती हैं कि वो उनको ज़्यादा टैक्स देगी, तो सरकार भी लालच में आके उनको छूट दे देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, विदेशी शराब दुकान, ठीक है, गांव का जो दुकान होता है शराब भट्टी, उसको बंद करवाया जाता है, जो कि उतना नुकसानदायक नहीं भी होगा, शायद अच्छा है, लेकिन उसको बंद करवा दिया जाता है और विदेशी शराब दुकान को हर जगह खोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकार को शराब से 4-5 गुना मतलब उसकी कीमत से ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है। तो इस तरह से जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जैसे ये स्वतंत्रता के लिए भी हानिकारक है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आके यहाँ पर अंग्रेज लोग आया, अपना व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे हम लोग को अपना गुलाम बना दिया, जस्ट वही है। ये प्रश्नों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और अब तक जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए और क्या क्या आपको चाहिए। और जय हिंद, टेक केयर, बाय।